आप सबको नमो बुद्धाय प्रणाम। आज हम बोटी भाषा को जानने का प्रयास करते हैं। दुनिया की कोई भी भाषा हो, उसकी अपनी विशेषता होती है। भाषा अन्य संस्कृतियों को जानने, लोगों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने तथा मानव सभ्यताओं के बीच की खाई को दूर करने में मदद करती है। यह विभिन्न संस्कृतियों के बीच एक पुल का काम करती है। एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार जो लोग 2 या 2 से अधिक भाषाएं बोलते हैं, उनकी सोचने की क्षमता तथा मल्टीटास्किंग मेमोरी बहुत अधिक होती है। एक नई भाषा को सीखने का अर्थ है एक नई खिड़की को खोलना। आज दुनिया भर में लगभग 7000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। जर्मनी के एक महान विद्वान गोएथे ने कहा है, ही हु नोस नो फॉरेन लैंग्वेजेस नोस नथिंग ऑफ हिज ओन। अर्थात जो लोग विदेशी भाषा नहीं जानते हैं, वे अपनी भाषा भी नहीं जानते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो लोग विदेशी भाषा या अन्य भाषाओं से संपर्क में नहीं आए हैं या नहीं जानते हैं, तो उनको जो है अन्य भाषाओं के साथ अपनी जो मातृभाषा है उसका तुलनात्मक अध्ययन करने का अवसर नहीं मिलता है। ऐसे ना होने से वे जो है अपनी भाषाओं की जो विशेषता है, जो गुण हैं या जो भाषाओं के जो दोष हैं, उसको नहीं जान पाते हैं। उसको नहीं जानने से उनमें एक नई प्रकार की नई विचार भाषा को लेकर, क्योंकि भाषा तो निरंतर जो है बदलती रहती है, तो उसमें जो है वो एक योगदान नहीं दे सकते हैं, या एक जो नई भाषा है या नई शब्दावली जो आते हैं उनको वो नहीं समझ पाते हैं। तो उनका कहना यह है। इसी तरह ऑस्ट्रिया के एक महान दार्शनिक विटगेनस्टाइन ने कहा है, द लिमिट्स ऑफ योर लैंग्वेज आर द लिमिट्स ऑफ योर वर्ल्ड। इसका अर्थ ये हुआ कि भाषा के अभाव में हमारी दुनिया एक सीमित दायरे तक सिमट कर रह जाती है। किसी भी भाषा को सीखने का उद्देश्य उसमें पारंगत होना मात्र नहीं है। भाषा तो एक साधन है, उसका साध्य तो उसमें निहित ज्ञान, विज्ञान तथा जीवन को सार्थक बनाने के सिद्धांतों को सीखना है। प्राचीन भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, जिनमें पाली और संस्कृत मुख्य थे। इन भाषाओं के माध्यम से 5 महाविद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, अध्यात्म, शब्द, हेतु तथा 5 लघु विद्या, काव्य, अभिधान, छंद, नाटक, गणना इत्यादि का अध्ययन अध्यापन होता था तथा इनमें जो पारंगत होते थे उन्हें महाविद्वान की उपाधि दी जाती थी। भारत में लगभग 5वीं शताब्दी से ही दुनिया के प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा, विक्रमशिला, ओदनपुरी इत्यादि में इन विद्याओं का अध्ययन होता था। बिहार के राजगीर में बने नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला ऐसा आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था जहां पर अध्ययन अध्यापन के साथ साथ गुरु एवं शिष्यों को भोजन और रहने की व्यवस्था हुआ करती थी। यहाँ पर देश विदेश के 10,000 से भी अधिक छात्र अध्ययन करते थे तथा उनको पढ़ाने के लिए 1500 से भी अधिक शिक्षक होते थे, जिनमें आचार्य नागार्जुन, आर्यदेव, वसुबंधु, धर्मकीर्ति इत्यादि महान दार्शनिक थे। यहाँ पर 9 मंजिलों वाला एक विशाल पुस्तकालय था, जो संभवतः दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से अधिक ग्रंथों का अनुपम संग्रह था। ज्ञान का ये केंद्र लगभग 800 वर्षों तक फला फूला, लेकिन आक्रांताओं के हमले से ये पूरी तरह से नष्ट हो गया। कहा जाता है कि तब नालंदा के पुस्तकालय में रखे गए हजारों की संख्याओं में पांडुलिपियाँ, दार्शनिक ग्रंथ, संस्मरण और महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर राख हो गए और इसके आग को बुझाने में लगभग 6 महीने का समय लगा। लेकिन हम भारतीयों के लिए परम सौभाग्य की बात रही कि ज्ञान भंडार से परिपूर्ण इन ग्रंथों का अनुवाद तिब्बत देश में 7वीं शताब्दी से ही शुरू हो गया था और 12वीं शताब्दी के अंत तक हजारों ग्रंथों का अनुवाद हो चुका था, जो आज कांग्युर बुद्ध वचन तथा तंग्युर भारतीय आचार्यों के द्वारा रचित ग्रंथों के अनुवाद के रूप में सुरक्षित है। भारत के आचार्य शांत रक्षित ने तिब्बत के राजा ठिसुंग देजन को इन ग्रंथों का संस्कृत से तिब्बती में अनुवाद करने के लिए प्रेरित किया था। इस तरह भारत के प्राचीन समृद्ध ज्ञान पूरी तरह से विलुप्त होने से बच गया। इन ग्रंथों का अनुवाद चीन, जापान, कोरिया इत्यादि भाषाओं में भी हुआ है, लेकिन भाषा, शब्दावली और अर्थ की दृष्टि से तिब्बती अनुवाद को सबसे सटीक अनुवाद माना जाता है। मन और भावनाओं को प्रदर्शित करने वाले भारत की इस अप्रतिम और समृद्ध ज्ञान परंपरा का आज संपूर्ण मानव जाति को अत्यंत ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि नालंदा विश्वविद्यालय की गौरवशाली इतिहास, उसके वैभव, उसके ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करना हम सभी भारतीयों का परम कर्तव्य है और इस पुरातन विद्या को स्थापित करने के लिए हमें बोडी भाषा जानना, सीखना अत्यंत ज़रूरी है। 7वीं शताब्दी में तिब्बत के राजा सोंगज़े गाम्बो को तिब्बत में लिपि ना होने के कारण उन्हें अन्य देशों के राजाओं के साथ पत्राचार करने में कठिनाई हुई। तब उन्होंने 16 मेधावी नवयुवकों को भारत में भेजा, जिनमें एक मंत्री के बेटे थुम्मी थे। थुम्मी ने 13 वर्षों तक भारत में रहकर आचार्य विद्यादेव सिंह से लिपि और व्याकरण सीखा और जब वे यहाँ से लौटकर तिब्बत गए तो वहाँ पर उन्होंने भारत के ब्राह्मी लिपि को आधार कर
तिब्बती लिपि और व्याकरण का उन्होंने निर्माण किया। यदि हम हिमालय क्षेत्रों की बात करें तो कई जगह बोडी भाषा में ही संवाद होता है, तो कहीं पर 40 से 60% तक बोडी भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है। यदि हिमालय क्षेत्रों से बोडी भाषा पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है तो कंगूर और तंगूर में निहित अकूट ज्ञान संपदा पूरी तरह से भारत से विलुप्त हो जाएगा। इस ज्ञान परंपरा को अनवरत बनाए रखने के लिए हिमालय क्षेत्रों के लोग बोडी भाषा को सीखते हैं, सिखाते हैं। मैं समझता हूँ इस तरह हिमालय क्षेत्रों के लोग प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों को भी प्राचीन भारतीय नालंदा परंपरा को पुनरुद्धार करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। आने वाले दिनों में प्राथमिक बोडी भाषा सीखने के लिए कुछ वीडियो बनाऊंगा। आप सबका धन्यवाद।